हेलो बच्चों। बेटा आज करने वाले हम फ्लेमिंगो का पोइट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर। इसकी समरी करेंगे डिटेल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृपया करके इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा सो दैट आपको पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आ जाए। तो बेटे पहले थोड़ा सा आपको इसका परिचय बता देता हूँ। 1940 में स्थापित लगभग 30 वर्षों के लिए मद्रास चेन्नई का मिथुन स्टूडियो भारत के अग्रणी और प्रभावशाली फिल्म निर्माण संगठनों में से एक था। प्रतिभाशाली और प्रतिभा एस वासन द्वारा स्थापित इसमें 600 से अधिक लोग थे और तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों के लिए फिल्में बनाई। पैनकेक जैमिक्स स्टूडियो द्वारा उपयोग की जाने वाली मेकअप सामग्री थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता तमिल लेखक अशोक मित्रन ने 1952 से 66 तक जैमिनी स्टूडियोज के लिए काम किया। बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस की याद ताज़ा की है। तो ये सब पोइट्स एंड पैनकेक्स के अंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर यहाँ से। जो निबंध है ये क्या है? एक निबंध है पोइट्स एंड पैनकेक। ये अशोक मित्रन की पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस का एक उदाहरण है। बोस एस वासन थे जिन्होंने जैमिनी स्टूडियो की स्थापना की, जिसने कई फिल्मों का निर्माण किया है, जिसने भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। अशोक मित्रन क्या करते हैं भाई? मिथुन स्टूडियो में अपने दिनों के बारे में बात करते हैं। वह अपने हास्य और जेंडर व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। वह हमें एक मेकअप सामग्री के बारे में बताते हैं। इस सामग्री का ब्रांड नाम क्या है भाई? इस ब्रांड का नाम क्या है? पैनकेक था। इस सामग्री को स्टूडियो में खरीदा और इस्तेमाल किया गया था। वह उन चंद अभिनेत्रियों के नाम बताती है जिन्होंने उस सामग्री का इस्तेमाल किया। उनका सुझाव है कि मेकअप विभाग एक इमारत में स्थित था जिसके बारे में माना जाता था कि वह रॉबर्ट क्लाइव की स्थिर थी। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के निवास के साथ कई इमारतें जुड़ी हुई थी, लेकिन यह सच नहीं था क्योंकि क्लाइव का भारत में रहना बहुत ही कम था। कि भाई क्या कहा जाता था कि वो रॉबर्ट क्लाइव की स्थिर थी, यानी कि वो रॉबर्ट क्लाइव का ठहरने की जगह थी। लेकिन ये थोड़ा सा कैसा लगता था? सच नहीं था क्योंकि क्लाइव का भारत में रहना बहुत ही कम था। इसके अलावा वह मेकअप विभाग को राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक और हेयर कटिंग सैलून के रूप में मेकअप रूम का विवरण देता है। पैनकेक और कई अन्य लोशन ने अभिनेताओं को बदसूरत बना दिया क्योंकि उन्हें एक फिल्म में प्रस्तुत करना आवश्यक था। मेकअप विभाग है उसमें एक 40 वर्षीय कार्यालय में लड़का था जो स्टार अभिनेता या निर्देशक या गीत लेखक बनाने का सपना देखता था। उसके सपने अधूरे रह गए जिससे वह निराश हो गया। इसके लिए उन्होंने सुब्बू को दोषी ठहराया जो नंबर 2 था और बॉस का पसंदीदा था। लेखक उन कवियों के बारे में बताता है जो खादी पहनते थे और मानते थे कि कम्युनिस्ट राक्षस थे। यहाँ तक कि वह कानूनी सलाहकार के बारे में भी बताता है जो कहानी विभाग का सदस्य था। वह विभाग में अजीब स्थिति में था और कहानी विभाग को बंद करने के साथ अपनी नौकरी भी खो दी। कानूनी सलाहकार ने एक बार एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के होनहार करियर के लिए अचानक अंत ला दिया था। जैमिनी स्टूडियोज ने भी 200 मजबूत मॉरल रीअरमेंट आर्मी MRA की मेजबानी की, जिसने सबसे अधिक पेशेवर तरीके से 2 नाटक दिखाए। नाटकों को अच्छी सफलता मिली और उन्होंने तमिल नाटक पर अपनी छाप छोड़ी है। हालांकि बाद में लेखक को पता चला कि MRA वास्तव में क्या था? एक कम्युनिस्ट आंदोलन था। लेखक हमें यहाँ तक कि कई क्षमताओं और दयालु व्यक्ति के आदमी सुब्बू के बारे में भी बताता है। हालांकि कार्यालय के लड़कों ने उससे जलन महसूस की और उसे शाप दिया, उसको भला बुरा बोला। लेखक विनोदपूर्वक यानी कि खुश होकर अंग्रेजी कवि की स्टूडियो में यात्रा के बारे में बताता है। हालांकि शाही तैयारी की गई थी, लेकिन उनके आने का उद्देश्य आने वाले लंबे समय के लिए एक रहस्य था। स्टूडियो में उन्होंने पहले कभी कवि का नाम नहीं सुना था। इसके अलावा उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। कवि भी शायद चकित महसूस करता था। स्टूडियो में अशोक मित्रन का कर्तव्य कई मुद्दों पर समाचार पत्रों की कतरन यानी कि जो कटिंग होता है उसको काटना
और उन्हें फाइलों में संग्रहित करना था। हालांकि जिसने भी उस अखबारों को फाड़ते देखा उसने सोचा कि उसके पास कोई काम नहीं है। इस प्रकार हर कोई उसके पास कुछ काम पहुंचाना चाहता था। लेखक ने द हिंदू में एक नोटिस देखा। एक ब्रिटिश समय समय पर एनकाउंटर नामक एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। लेखक एक प्रविष्टि भेजने की इच्छा रखता है, हालांकि वह आवधिक की स्थिति जानना चाहता था। इसके लिए वे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए। वहाँ उसने पाया और उन्होंने सीखा कि आवधिक के संपादक स्टीफन स्पेंडर थे, जो कवि जैमिनी स्टूडियो में आए थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह एक पुस्तक जिसका शीर्षक था द गॉड दैट फेल था। इसमें साम्यवाद की विफलता के बारे में 6 निबंध थे। इनमें से एक निबंध स्पेंडर द्वारा लिखा गया था। मिथुन स्टूडियो में स्पेंडर की यात्रा का रहस्य साफ हो गया। शायद उसका कम्युनिस्ट विरोधी दृष्टिकोण से कुछ लेना देना नहीं था। देखिए, अब इस चैप्टर के मैं मुख्य पात्रों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले है अशोक मित्रन, जो क्या अभी कथा के लेखक और जैमिनी स्टूडियो के एक कर्मचारी हैं। अशोक मित्रन का काम क्या है? अखबार की कतरनों को काटना है, उन्हें पेस्ट करना है और उसी की एक फाइल को बनाए रखना था। दूसरे कर्मचारी ने उसकी नौकरी को नज़रअंदाज कर दिया और ख़ुद को उससे बेहतर माना। इसके बाद आता है एक और नया कैरेक्टर, इसमें पीएन। ऑफिस बॉय वास्तव में लड़का नहीं था, बल्कि एक बड़ा आदमी था। वह 40 साल का था। वह भीड़ के मेकअप के प्रभारी थे। हालांकि उनकी नौकरी आसान थी, लेकिन वे खुद को एक कुशल कलाकार मानते थे। उन्होंने एक बार एक स्टार अभिनेता या एक शीर्ष स्क्रीन लेखक बनने की आकांक्षा भी की थी। उन्होंने अपनी असफलता के लिए सुब्बू को दोषी ठहराया। और इसके बाद आता है कोथमंगलम सुब्बू। मिथुन स्टूडियो में कोथमंगलम सुब्बू नंबर 2 था। हालांकि वह निश्चित रूप से ऑफिस बॉय की तुलना में कम प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आई थी, लेकिन जन्म से ब्राह्मण होने के कारण उसे ऑफिस बॉय की तुलना में बेहतर प्रदर्शन मिला था। वह हर समय हंसमुख दिखने की क्षमता रखता था और उसकी अविभाजित वफादारी जैमिनी स्टूडियो की प्रमुख वासन से थी। बेहद रचनात्मक सुब्बू ने अपनी प्रतिभा को अपने प्रमुख लाभ के लिए निर्देशित किया। हालांकि एक शानदार अभिनेता, वह माध्यमिक भूमिका निभा रहा था और आमतौर पर मुख्य अभिनेताओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता था। शक के बिना सुब्बू ने अपने सुनहरे वर्षों के दौरान मिथुन स्टूडियो को दिशा और परिभाषा दी। सुब्बू एक बेहद प्रतिभाशाली कवि भी थे। हालांकि जटिल कविता लिखने में सक्षम, उन्होंने जानबूझकर आम जनता को ज्ञान देने के लिए सरल तमिल कविता में लिखना चुना। कोर के लिए सुब्बू का घर दर्जनों निकट और दूर के संबंधों के लिए एक स्थायी निवास था, जिसे उन्होंने बिना सोचे समझे खिलाया और समर्थन किया। फिर भी सुब्बू के कई दुश्मन थे। इसके बाद आता है कानूनी सलाहकार। सुब्बू की तरह मिथुन स्टूडियो के कहानी विभाग में एक वकील भी था, जिसे आधिकारिक तौर पर कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता था। हालांकि विपरीत कारणों के लिए बेहतर जाना जाता था। जबकि कहानी विभाग के हर दूसरे सदस्य ने खादी की धोती और सफ़ेद खादी की शर्ट पहनी थी, कानूनी सलाहकार ने पैंट और टाई पहनी थी और कभी कभी एक ओवरसाइज कोट। उन्हें सपने देखने वालों की भीड़ में ठंडे तर्क के आदमी के रूप में वर्णित किया गया है। वह एक गैर प्रतिभाशाली अभिनेत्री के अभिनय करियर को नष्ट करने के लिए अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद आ जाता है स्टीफन स्पेंडर। भाई, एक अंग्रेजी कवि, संपादक और एक बार के कम्युनिस्ट स्टीफन स्पेंडर जैमिनी स्टूडियो में आए और भाषण दिया। उनका व्याख्यान एक तरफ साम्यवाद के बारे में था और दूसरे पर एक कवि के रूप में स्थापित करने के उनके संघर्षों के बारे में था। भाषण की सामग्री और कवि के लहजे ने सभी को हतप्रभ कर दिया, आश्चर्य कर दिया। उनकी यात्रा का कारण क्या था, एक अस्पष्ट रहस्य रहा। अशोक मित्रन को बाद में पता चला कि स्टीफन स्पेंडर ब्रिटिश आवधिक एनकाउंटर के संपादक थे। जब उन्होंने गलती से बुक में कम्युनिज्म पर स्पेंडर के निबंध द गॉड दैट दी फेल का जिक्र किया, तो अशोक मित्रन ने अंग्रेजी कवि स्टीफन स्पेंडर और जैमिनी स्टूडियो के मालिक एस.एस. वासन के बीच संबंध को समझा। आई होप आपको ये कहानी
समझ आ गई होगी, जो थोड़ा सा विचित्र कहानी है, लेकिन एक बार आप जब ध्यान से सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। चलिए बेटे, अब आपको मैं मेन पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ पॉट्स एंड पैनकेक के। तो देखिए, सबसे मेन पॉइंट क्या था? सबसे मेन पॉइंट क्या है बेटे? एक तो जो मेकअप था ना, द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, क्या कहाँ था भाई? वॉज इन ए बिल्डिंग, was in a building that used to be Lord Clive stable। क्या था भाई? लॉर्ड क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था वो। सेकंड पॉइंट क्या है? जो मेकअप डिपार्टमेंट था, द मेकअप डिपार्टमेंट comprised people coming from many states, it was a real example of national integration। ठीक है बेटे। देखिए और क्या मेन पॉइंट है इसमें? द चीफ मेकअप मैन वर engaged for the hero and heroine the senior assistant was for humble to hero and heroine। इसके बाद क्या है? द ऑफिस बॉय was responsible for the makeup of the crowd, ठीक है। और जो ऑफिस बॉय था उसके बारे में है, द ऑफिस बॉय was not above, but a man in his early 40s। ठीक है। he entered the studios to become स्टार हीरो। कि भाई उसने एंट्री कैसे ली थी? स्टार हीरो बनने के लिए ली थी। स्टार हीरो, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, but ended up
बट एंडेड अप एज द ऑफिस बॉय, एज द ऑफिस बॉय, यानी कि एक ऑफिस बॉय बन के रह गया लेकिन ये, ठीक है बेटे। देखिए बेटे ये तो हो गया उसके बारे में। अब बात करते हैं सुब्बू। सुब्बू क्या था भाई? सुब्बू स्टूडियो में नंबर 2 पे था, नंबर 2 इन द जेमिनी, इन द जेमिनी स्टूडियोज। ये क्या था? सुब्बू नंबर 2 पे आता था स्टूडियोज में। सुब्बू क्या करता था? सुब्बू गेव डायरेक्शन, डायरेक्शन देता है एंड डेफिनेशन देता है टू द जेमिनी स्टूडियोज, टू द जेमिनी स्टूडियोज, ठीक है बेटे। कब? इन इट्स ग्लोरियस, इन इट्स ग्लोरियस ईयर, ठीक है। तो वो क्या देता है? बहुत कुछ देता है। साथ में क्या है ये जितन सुब्बू क्या था? एक वॉज अ गुड पोइट, वॉज अ गुड पोइट एंड रोट ए नॉवल। साथ में उसने क्या लिखा? एक नॉवल भी लिखा। ठीक है बेटे, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई। नहीं आती तो उसको वीडियो को दोबारा रिप्ले कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती तो आप मेरे को कमेंट छोड़ सकते हैं। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।